नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 29 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो हो। क्या सब पढ़ेंगे आज हम? तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा वो है ब्रह्मपुत्र नदी और चीन द्वारा निर्मित बांध। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि यहाँ से दोनों में ही सवाल बनने की पूर्ण संभावना है। जो 71 देने जा रहे हैं उनके प्रीलिम के लिए, फिर पीटी पास करेंगे तो उनके मेंस के लिए, और जो 72 की तैयारी कर रहे हैं उनके मेंस के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। उसके पश्चात एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें दिव्या देशमुख नाम है इनका, 19 साल की हैं ये, और इन्होंने FIDE, ये क्या है? ये चेस फेडरेशन बोर्ड है इंटरनेशनल, उसके द्वारा आयोजित वुमेन वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया है। मात्र 19 वर्ष इनका उम्र है और इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल चुकी है। तो ग्रैंड मास्टर का टाइटल अंतर्राष्ट्रीय चेस जो संघ है उसी के द्वारा दिया जाता है। इस बॉडी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। हेडलाइन क्या है आज का? तो संसद भवन में अभी बहस चल रही है। संसद का सत्र शुरू हुआ है जिसमें लोकसभा में बहुत भीषण बहस हुई है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में। ठीक है, इसमें से अपने क्रक्स का क्या था? कुछ भी नहीं, अपने काम का इसमें नहीं है। सरकार ने बोला है कि हमने किसी भी थर्ड पार्टी को सीज फायर के लिए इन्वॉल्व नहीं किया, किसी भी हद पर नहीं किया, किसी भी स्टेज पर नहीं किया, ऐसा सरकार का कहना है। अपोजिशन कह रही है कि अगर हम जीत रहे थे तो सीज फायर फिर किया ही क्यों? बस यही चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कल SIR, इलेक्शन कमीशन का जो SIR इनिशिएटिव है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर से डिसीजन दिया, जिसमें उसने बोला कि मान जाओ आधार को भी इंक्लूड कर लो, लेकिन रोक नहीं लगाया है इस प्रक्रिया पर। ये ज़रूर बोला है कि इसमें अगर कुछ भी हमें गलत मिल गया तो हम इस पूरे प्रोसेस को खारिज कर देंगे, ऐसा ज़रूर कहा गया। और भी कुछ टॉपिक को देखेंगे। कल का न्यूज़ एक ये भी था कि पटना में भारी जल भराव देखा गया है बारिश के कारण से। कृपया जब भी बाहर निकलते हैं विशेष आपको आगाह कर देता हूं, तो जल भराव में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है वो है बिजली करंट की। तो अपनी सरकारों पर भरोसा करके बाहर मत निकलें, अपने इंद्रियों को सक्रिय रहें। जब भी बाहर निकलें तो विशेष सुरक्षित रहें, इन चीज़ों से दूर रहें, इलेक्ट्रिक खंभों और इन सब चीज़ों से दूर रहें। सरकार पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उसने 100% रिपेयर और मेंटेनेंस किया होगा। घरों तक पानी आ गया है लोगों का, तो थोड़ा सा संभल कर रहें। पीने के पानी को उबाल करके पिएं, ये सबसे सही रहता है जब ऐसा कुछ भी कंडीशन बनता है तो, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार करेंगे, आपका 40 दिन बचा है उसमें से 5-7 दिन खा जाएगा वो। इसी पर्पज़ से मैं बस कह रहा था। ठीक है, देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या, चीन निर्मित बांध और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर उसका प्रभाव। ये बांध बहुत विशाल है, इतना विशाल है, कई सारे साइंटिस्ट जो हैं वो चिंता जाहिर कर रहे हैं कि पृथ्वी का जो घूमने का क्षमता है उस पर शायद नकारात्मक प्रभाव पड़े। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है शायद उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, धीमा पड़ जाए वो, क्योंकि ये बहुत विशाल डैम है, बहुत ही बड़ा डैम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिमालय के क्षेत्र में है, जो भूकंप जोन 5 में आता है यह क्षेत्र, जो अतिशय भूकंप वाले क्षेत्रों में आता है। भारत के जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए एक्सपर्ट है वो मान रहे हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब की तरह काम करेगा, जो आने वाले समय में चीन हमारे खिलाफ उपयोग कर सकता है कि सारा पानी नदी का यूज रोक लो और जैसे ही अनएक्सपेक्टेड समय पर इसको छोड़ दो। इस प्रकार से ये हमारे लिए तैयार किया जा रहा है, जैसा मान रहे हैं। चीन का पक्ष ये है कि हम सिंचाई सुविधा के लिए तैयार कर रहे हैं। देखते हैं, हमारा काम है पढ़ना, समझना, देखना क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेज है और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसको देखना। ब्रह्मपुत्र नदी चीन की जलविद्युत परियोजना को लेकर के चिंताओं के कारण इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया गया है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जो हैं इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रहे हैं। भारत में नदी के प्रवाह पर चीन निर्मित बांधों के संभावित प्रभाव के साथ इस मुद्दे से भारत की जल सुरक्षा को लेकर भी चिंताएँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उत्तर भारत का अगर हम लोग मैदान देखेंगे तो यह सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के बनती है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी में असम का जो मैदान है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो मैदान है, उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही किया जाता है। वहीं उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण जो है यह गंगा नदी के द्वारा होता है। वहीं पंजाब और
पाकिस्तान का जो मैदान है पंजाब का, और पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका मैदान का निर्माण सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। यही नदियों ने हिमालय से समय समय पर लाखों वर्षों से जलोढ़ मृदाओं को ला करके अपने साथ में इन मैदानों को निर्मित किया है, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ और सबसे ज़्यादा डेंस आबादी वाले क्षेत्र हैं। इनमें से किसी भी नदी का अगर प्रवाह रोका जाता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी आबादी इस पर डिपेंड है, जिसके जीविकोपार्जन पर, कृषि पर, अर्थव्यवस्था पर, जीवन स्तर पर, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी केवल न केवल भारत का बल्कि बांग्लादेश के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसी पर चीन यह बड़ा बांध बनाने जा रहा है। जल प्रवाह में परिवर्तन। चीन तिब्बत के मैडोग जिले में ग्रैंट बेंड के पास बड़े पैमाने पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जैसे मेडोग हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। यह वही स्थान है जहां ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार मुड़ करके घाटी में प्रवेश करती है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी यू आकार मुड़ रही है, देखिए यहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है। यहीं से यह यू आकार मुड़ करके भारत प्रवेश करती है, यानी कि ठीक यहाँ पर जल को रोक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत के पास इस पर बांध नहीं है, भारत ने भी बहुत सारे बांध बनाए हुए हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। उन सब का मैं आपको लिस्ट दूंगा, कृपया अंत तक देखिएगा। मेरा न्यूज़पेपर डिस्कशन वन लाइनर नहीं होता है, समझ विकसित होगी आपकी, एनालिसिस का व्यू विकसित होगा, समझेंगे किसी चीज़ को डीप में जा करके। इस तरह की परियोजनाएं भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह के और मार्ग को प्रभावित कर सकती है। पारिस्थितिक व्यवधान। इस क्षेत्र में चीन के जल विद्युत परियोजना की जल भंडारण क्षमता सीमित है। जल भंडारण की क्षमता में कोई बड़ा परिवर्तन नीचे की ओर होने वाले प्रवाह को प्रभावित करने के साथ बाढ़ चक्र, सिंचाई, घरेलू उपयोग के लिए अभी मैंने आपको बताया कि हर आयाम को, चाहे वो इकोनॉमी हो, कृषि हो, पानी जो पीते हैं उसको, हर चीज़ को प्रभावित करेगा। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। जल प्रवाह में परिवर्तन से भारत में नदी पारिस्थितिकी तंत्र जो है, हमारा जो रिवर इकोसिस्टम है, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, निश्चित तौर पर वो भी प्रभावित होंगे। भाई नदी का फ्लो कम होगा, उसके आस पड़ोस के लोगों के जीवन से लेकर के जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। और उसी की बात यहाँ पर हो रही है। इसमें कई सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाले गैंडे का अधिवास स्थल है। इन सभी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैडोग प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता यांगजे पर स्थित 3 गॉज बांध की तुलना में 3 गुना होने का अनुमान है, जो वर्तमान विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन माना जा रहा है। जब ये निर्मित होगा तो यह सबसे बड़ा, जो 3 गॉज बांध है उसकी तुलना में भी 3 गुना बड़ा यह बांध हो जाए। अब इस नदी प्रणाली के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि यह पूछा जा सकता है प्रीलिम एग्जाम में। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला में चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ इसे तिब्बत में यारलुंग त्यांग्सपो, इसको जरूर याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश से भारत प्रवेश करने पर इसे सियांग या दिहांग नदी कहा जाता है, और उसके पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर बांग्लादेश में भी इसका नाम परिवर्तित हो जाता है। एक ही नदी का अलग अलग संस्कृति में अलग अलग नाम है। थोड़ा सा मेरा मन करा और मैं आपको बताऊं, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में, बहुत साल पहले, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती थी मानसरोवर झील से, नॉर्थ ईस्ट से बहते हुए बांग्लादेश अपना मुहाना नहीं बनाती थी, बल्कि पूरे भारत को पार करते हुए इस तरह से गिरती थी। इसको ब्रह्म नदी का संज्ञा दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ जो भूगर्भिक परिवर्तन हुए उसके कारण से यह नदी जो है बांग्लादेश अपना मुहाना बनाने लग गई। जो तीस्ता नदी है, जिसको लेकर विवाद भी होता है, तीस्ता नदी हाल फिलहाल तक 1800 ईस्वी तक गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण से वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। उसने अपना मार्ग बदल दिया। तो नदियां मार्ग बदलती रहती, जैसे 2004 में कोसी नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था, तो भीषण तबाही मची थी बिहार में। इस प्रकार से नदियां जो हैं समय के साथ में भूगर्भिक हलचल या फिर और प्राकृतिक कारणों से अपना मार्ग बदलती रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश से भारत प्रवेश करने पर इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन तिब्बत, भूटान, भारत और बांग्लादेश तक विस्तारित है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत प्रवेश करती है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र अरुणाचल, असम, बंगाल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम तक विस्तारित है। ये सारे के सारे जो हैं इसके नदी द्रोणी क्षेत्र के भाग हैं। ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय, उत्तर पश्चिम
पटकटी पहाड़ी पूर्व में, असम की पहाड़ी दक्षिण से यह घिरी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता मिलने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से, यमुना नहीं, जमुना, जमुना, ठीक है, उसके नाम से जाना जाता है। वहाँ से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती अंततः ग्वालुंडो घाट, बांग्लादेश के पास गंगा, जिसे बांग्लादेश से पद्मा के नाम से जाना जाता है, में मिल जाती है। तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और पद्मा के नाम से ही यह अंततः, देखिए क्या है, पद्मा नदी अंततः मेघना नदी में विसर्जित हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र फिर जमुना बनती है तीस्ता से मिलने के पश्चात, और जमुना के बाद फिर यह पद्मा बन जाती है और पद्मा के बाद यह मेघना नदी मिल जाती है और फिर मिलने के पश्चात यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त अवसादी निक्षेप के साथ मेघना नदी के योगदान से यह बना हुआ है। अगर कठिनतम सवाल उसको बनाना होगा तो आपसे एकमात्र सवाल पूछेगा कि ये बताओ, सुंदरबन डेल्टा दो नदियों के संगम से ही बना है क्या, दो नदियों के डेल्टा से ही बना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर तीसरी एक नदी भी है, मेघना है, जो तुलनात्मक रूप से छोटी है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है, गंगा जी कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें से केवल 916 किलोमीटर भारत में बहती है, बाकी जो है वो बांग्लादेश और तिब्बत के इलाकों में बहती है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है यह, गंगा के बाद गंगा जो है सबसे लंबी नदी है। सहायक नदी दाहिने तट की, अगर इस तरफ से बह रही है तो ये इसका दाहिना तट हो जाएगा और ये इसका बायां तट हो जाएगा। लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी, मानस, तोरसा और संकोस और तीस्ता, ये सब के सब इसकी सहायक नदियां हैं। दाएं तट से ऊपर की तरफ से मिलने वाली यह सभी की सभी नदियां हैं। बाएं तट से बूढ़ी दिहंग, देसांग, दीखौ, धनसिरी और कोपिली, यह इसकी बाएं तट से नीचे की तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। इसको भी याद रखिएगा, अगर ये सब सवाल पूछ लिया जाएगा तो कठिनतम बन जाएगा आपके लिए। भौगोलिक और पारिस्थितिक परिस्थिति, ब्रह्मपुत्र भारत की कुल जल संसाधन क्षमता का 30% से अधिक हिस्सा इसी के पास है और जल विद्युत में 41% का योगदान है इसका। किसमें? तो हाइड्रोलिक जो इलेक्ट्रिक आती है अपने पास में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसको कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जिसको कहा जाता है, डैम से जो बिजली पैदा होती है उसमें 41% इसका योगदान माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी घाट या महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि काजीरंगा, मानस का भी यह घर है। ब्रह्मपुत्र घाटी और आसपास की निचली पहाड़ियों में अधिकतर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रमुख विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो एक जिला भी है, वह असम में स्थित है। वो इसी नदी के बीच में वो द्वीप स्थित है, माजुली द्वीप, जो अपने आप में अद्भुत है। विश्व का सबसे बड़ा नदियों द्वारा निर्मित एक द्वीप है, असम में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद भी असम में ही स्थित है, वो भी यहीं है। ब्रह्मपुत्र पर भारत के निगरानी प्रयास बहुत सारे हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन के लगभग 34% हिस्से को कवर करता है, लेकिन भारी मात्रा में 2371 मिलीमीटर और हिम पिघलने के कारण से इसके 80% से अधिक जल का योगदान भारत करता है, जबकि शुष्क तिब्बत पठार कम वर्षा 300 मिलीमीटर प्रति वर्ष ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके कारण से भारत इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा और बाकी माध्यमों से जल का योगदान करता है। भारत में सहायक नदियों के प्रवाह को और बढ़ाती है। इस बेसिन में भारत के 30% जल संसाधन और 41% विद्युत क्षमता मौजूद है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर विद्युत लिंक परियोजनाएं भी हैं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर और परियोजनाओं के नाम हैं। नदी जोड़ो परियोजना, मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा लिंक, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस को संकोश, तीस्ता के माध्यम से गंगा से जोड़ती है। जोगी घोपा, तीस्ता, फरक्का लिंक, ये तीनों नदियां हैं जो नियोजित जोगी घोपा बैराज पर ब्रह्मपुत्र को फरक्का बैराज पर गंगा से जोड़ने का काम करती है। ये दो नदी जोड़ो परियोजना भी यहीं पर चल रहा है और इस नदी के अप स्ट्रीम यानी कि ऊपरी धार वाले क्षेत्रों में चीन के द्वारा बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे लिए पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, संसाधन के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से हमारे लिए सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है? चूजाचेन जल विद्युत परियोजना, चूजाचेन सिक्किम में है, रंगपो और रंगोली नदी पर स्थित है। दोयांग नागालैंड दोयांग में स्थित है। कार्बी लंगपी जल विद्युत परियोजना असम बोरपानी में स्थित है, ये सब जगहों के नाम है। कोपली जल विद्युत परियोजना असम कोपली में स्थित है, इनके नाम याद रखिएगा।
इतना याद नहीं रहे तो भी 3-4 भी याद रख लेंगे तो भी हो जाएगा। मिटडू लेस्का स्टेज 1 मेघालय में है। पगलाडिया कामरूप में है, कामरूप असम के क्षेत्रों में पड़ गया। पगलाडिया नदी पर ही स्थित है यह। रंगनाडी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल में रंगा नदी पर स्थित है। और रंगीत तृतीय जल विद्युत परियोजना ग्रेटर रंगीत नदी पर स्थित है, सिक्किम में यह। सुबनसिरी लोयल, तो यह सुबनसिरी नदी असम में स्थित है। तीस्ता पर 5वीं जल विद्युत परियोजना सिक्किम में तीस्ता नदी पर यह स्थित है। इसी के पास तीस्ता लोअर डैम, यह पश्चिम बंगाल पर जाता है। तीस्ता लो डैम 4 परियोजना, 3 परियोजना, ये दोनों के दोनों तीस्ता नदी पर वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल का ऊपरी हिस्सा जो है उस क्षेत्र में यह परियोजनाएं स्थित हैं। इन सभी परियोजनाओं में से कम तीस्ता वाला, सुबनसिरी वाला, ये सब जरूर याद रखिएगा जो मुख्य मुख्य हैं, बाकी आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इतना डिटेल में कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है तो ज़रूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यूज़ का कटिंग गलत लग गया यहाँ पर। दिव्या देशमुख ने हाल ही में जॉर्जिया में, कहाँ पर आयोजित हुआ था, जॉर्जिया में आयोजित FIDE महिला विश्व कप फाइनल में अनुभवी खिलाड़ी कोनरेपु हम्पी को हरा करके इतिहास रच दिया। और इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में, हम्पी 38 साल की हैं, उनको हरा दिया और विश्व चैंपियन बन गई हैं, ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE सबसे पहले कहाँ आयोजित हुआ था, तो जॉर्जिया में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसका फ्रेंच में नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस, ये चेस लिखा हुआ फ्रेंच में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, यही है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ भी कहा जाता है। यह विश्व स्तर पर शतरंज का सर्वोच्च संचालन और नियामक का निकाय है और हमारा इसमें जलवा रहता है। हम भारतीय लोगों का 20 जुलाई 1924 स्थापित, स्थल पेरिस फ्रांस। स्थापना का उद्देश्य क्या था, शतरंज के खेल को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, बहुत खूबसूरत जगह है यह। इससे पहले यह एथेंस ग्रीस में स्थित था, लेकिन बाद में इसको स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित किया गया। आदर्श वाक्य क्या है, हम एक ही परिवार हैं, यह लैटिन में लिखा हुआ है। शतरंज के लिए वैश्विक नियामक और मानक बनाना, विश्व चैंपियंस जैसे टूर्नामेंट आयोजित करना, पुरुष महिला जूनियर सीनियर सभी स्तर का टूर्नामेंट, और सब में हमने जीते हैं। खिलाड़ियों की रेटिंग टाइटल देना, जैसे ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर्स या फिर फीडे मास्टर या कैंडिडेट मास्टर, इस प्रकार की उपाधि भी इसके द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय शतरंज महासंघ को मान्यता देना, फेयर प्ले, एंटी डोपिंग, अनुशासन संबंधी नियमों को भी यही लागू करवाता है। FIDE गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। 190 प्लस सदस्य देश हैं इसके प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, महासचिव और विभिन्न आयोगों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है अर्कादी दोबोकोविच नाम है इनका, दबोकोविच नाम है इनका, ये रूस से बिलोंग करते हैं, ये इनका नाम है, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले। कार्यकारी निदेशक के भी नाम लिखे हुए हैं। भारत में FIDE से संबद्ध संगठन है, जैसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, यह इसी संगठन का कार्य भारत में करता है, भारत में ये काम ये करता है। विश्वनाथन आनंद, जो मैंने सबसे पहली बार किसी चेस खिलाड़ी को जाना था तो वो यही थे, विश्वनाथन आनंद। दैनिक जागरण की बड़ी सी फोटो आई थी जो काट करके हमने चिपकाया था अपने रूम में छोटे से जब थे। प्रज्ञानंद को जानते हैं, कनेरू हम्पी, डी गुकेश, कनेरू हम्पी भारत के ही खिलाड़ी हैं। डी गुकेश जैसे भारतीय खिलाड़ी FIDE के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। और अभी दिव्या देशमुख का भी नाम आ गया है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज ओलंपियाड, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट और भी कई सारे टूर्नामेंट्स का आयोजन इसके द्वारा किया जाता है। 20 जुलाई को FIDE की स्थापना की गई थी, इसलिए इसे विश्व शतरंज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यह स्थापित हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर हेवी वाटर अपग्रेड। ये खुला है, कहाँ पर खुला है भाई, तो मुंबई में खुला है। हेवी वाटर जैसे कि हम और आप जो पीते हैं वो होता है H2O और हेवी वाटर होता है D2O। ठीक है। इसका उपयोग परमाणु एनर्जी प्लांट में किया जाता है। परमाणु एनर्जी प्लांट में इस प्रकार के हेवी वाटर का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारी पानी जो होता है क्या है यह,
तो भारी पानी D2 एक विशेष प्रकार का पानी है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान पर ड्यूटेरियम उसका एक समस्थानिक उपयोग किया जाता है। यह नाभिकीय रिएक्टर मंदक, मॉडरेटर और शीतलक के रूप में काम करता है, कूलेंट के तौर पर और मंदक के तौर पर कि रिएक्शन को धीमी गति में चलाने के लिए, बैलेंस गति में चलने के लिए यह उपयोग में लिया जाता है, D2O जिसको कहा जाता है। भारी पानी न्यूट्रॉन को धीमा करता है जिससे नाभिक श्रृंखला प्रतिक्रिया संभव होती है। इसकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्नयन जरूरी है और TEMA इंडिया इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये TEMA इंडिया जो है, इसी कंपनी ने पहला निजी, अब तक सरकार ये काम करती थी, पहला प्राइवेट हेवी वाटर बनाने का फैक्ट्री खोला गया है मुंबई में, उसी के बारे में यह न्यूज़ है। TEMA इंडिया की भूमिका भी यहाँ पर बताया गया कि पालघर जो मुंबई में है वहीं पर इसको खोला गया है। बस इतना ही जानना था आपके लिए। D2O के बारे में मैंने बता ही दिया है। इसके अनुसार TEMA इंडिया ने भारी पानी के उन्नयन के लिए 2 साल का समय लगाया है और अब यह सुविधा परिचालन के लिए तैयार है। पहले यह प्रक्रिया BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा की जाती थी, लेकिन BARC ने अब अपना ये काम किसको दे दिया है, तो प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें और भी कुछ नाम याद नहीं करना है, कंपनी के निदेशक और इन सब चीज़ों को याद नहीं करना है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि क्या चीज़ें हैं। एक विस्तृत नोट्स इस पर भी आया था आज के पेपर में कि राष्ट्रीय जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसके क्या क्या उपलब्धि रहा, क्या उसमें चैलेंजेज आए, इनसे जुड़े हुए टॉपिक आए हुए हैं। तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और उसकी चुनौतियों को भी कोशिश करेंगे कि समझें। देखिए यहाँ पर क्या है, NEP 2020 को भारत सरकार 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था और यह 5 वर्ष इसका पूरा हो चुका है। यानी कि 5 वर्षों में क्या क्या इसने सुधार किया, इसके बारे में हमें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अगर होगा मेंस का तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पिछले 5 वर्षों में क्या प्रभाव रहा है, उसका क्या परिवर्तन देखा गया है, इसके बारे में बताइए। शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी के अनुसार आधुनिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है ताकि हर नागरिक को ज्ञान, कौशल और मूल्यों से लैस किया जाए। वैल्यूज़ ये जरूर होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास, भारत को 2040 तक वैश्विक ज्ञान सुपर पावर बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि 2040 तक हम वैश्विक नॉलेज के सुपर पावर बन जाए, ऐसा इसमें कहा गया। सच पूछिए तो मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी एक होता है कि आशावादी रहना चाहिए कि कुछ न कुछ तो अच्छा हुई। जब बच्चों के सर पर छत गिर जाए स्कूल का तो वहाँ पर कैसे सुपर पावर बनेंगे आप? जो 6 बच्चे मर गए उनका कौन जिम्मेदार? स्कूल तो आपके सही है नहीं, कहाँ से सुपर पावर बन जाएंगे? ये तो सच है कि इस देश में अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। देश का कोई भी सरकारी स्कूल, दिल्ली को छोड़ दिया जाए, चंडीगढ़ को छोड़ दिया जाए, दक्षिण भारत में भी अच्छे सरकारी स्कूल हैं, उत्तर भारत में बच्चों को बचपन से ही उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। ना तो स्कूल अच्छे हैं, ना कॉलेज अच्छे हैं, कुछ नहीं। फिर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप स्किल इंडिया प्रोग्राम में भाग ले करके स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में भाग लें। कैसे भाई? बचपन से तराशा जाता है, मेहनत किया जाता है, तब किसी बच्चे में लीडरशिप की क्षमता विकसित होती है। पेट से कोई सीख करके काम नहीं आता है। ठीक है, ज्ञान का सुपर पावर हम बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं। आशावादी तो रहना ही चाहिए, क्या पता सब कुछ सही हो जाए और हम बन जाएं। इसी अप्रोच के साथ मैं इसको पढ़ा रहा हूं। स्कूली शिक्षा में सुधार किया गया है, जैसा बताया गया कि 4+4+4+4 संरचना को 5+3+3+4 संरचना मॉडल को लागू किया गया है। पहले प्रारंभिक के 5 वर्षों की शिक्षा, फिर 3 वर्षों की शिक्षा, फिर 3 वर्षों की शिक्षा, फिर हायर एजुकेशन 4 वर्षों का, ये इसमें फॉर्मूला लागू किया गया है, जिसमें 3 से 8 फाउंडेशन स्टेज, 8 से 11 प्रिपरेटरी स्टेज, 11 से 14 मिडिल स्टेज और 14 से 18 सेकेंडरी स्टेज को इसमें शामिल किया गया है। यही है 5+3+3+4 का फॉर्मूला, यही है। मातृभाषा में शिक्षा, कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का प्रावधान भी किया गया है। निपुण भारत राष्ट्रीय पहल, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बच्चों की साक्षरता और गणितीय क्षमता को बढ़ाना, यह इसका लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में बदलाव, मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा, 4 साल का डिग्री कोर्स जिसमें छात्र कई विषयों का अध्ययन करेंगे, जैसे साइंस, आर्ट्स, इन सभी सब्जेक्टों का अध्ययन करेंगे। क्रेडिट फ्रेमवर्क, यूजीसी द्वारा विकसित, जो छात्रों को क्रेडिट्स जमा करने और बीच में कोर्स छोड़ने जाने की सुविधा भी देता है कि आप बीच में कोर्स अगर आपका ब्रेक हो गया तो फिर से आप वहीं से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने मान्यता दिया है कि आप भारत में कैंपस खोल सकते हैं। अपने देश के विश्वविद्यालय सही काम नहीं कर पाया, विदेश से विश्वविद्यालय को इंपोर्ट कर लिया हमने। अब विश्वविद्यालय भी इंपोर्ट करने लग गए हैं हम। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को भर्ती ट्रेनिंग पर जोर, जिसमें 6% की वृद्धि देखी गई है। डिजिटलीकरण, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसा सरकार ने बोला है। प्रगति क्या हुआ है? सकारात्मक पहलू, नई पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम लागू, खास तौर से प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया, जैसा सरकार ने बोला है। विदेशी यूनिवर्सिटी ने कई सारे कैंपस खोला है, ऐसा भी सरकार बोल रही है। शिक्षकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और ट्रेंड शिक्षक हैं, ऐसा भी सरकार कह रही है। चुनौतियां क्या है? मातृभाषा शिक्षा धीरे धीरे लागू हो रही है, फंडिंग और मान्यताओं में देरी हो रही है, केंद्र राज्य विवादों के कारण कई योजनाएं रुकी हुई हैं। जिस स्कूल का छत गिर जाए उस स्कूल में कौन सी डिजिटल एजुकेशन मिल रहा होगा, मुझे कभी समझ में नहीं आता है। 28 जून को दैनिक भास्कर ने न्यूज़ छापा था कि इन स्कूलों के जो संरचनाएं हैं वो खतरे में हैं, कभी भी गिर सकती हैं, बहुत कमज़ोर स्ट्रक्चर हो गया है, टीचर और छात्र के ऊपर में संकट मंडरा रहा है। लेकिन एज़ यूजुअल कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को वरीयता नहीं दी जाती है, वरीयता दी जाती है अलग अलग चीज़ों को जो महत्व के नहीं होते हैं। किसी ने इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया और छत गिर गया, 6 से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। कौन रिस्पॉन्सिबल? तो कोई नहीं, स्कूल के शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसा तो सिस्टम है जिसमें हम लोग इस प्रकार के शानदार योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं। बेसिक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले वो अच्छा, तब तो ये सब चीज़ें लागू कर सकेंगे लोग, नहीं तो कहाँ से लागू होगा यह। आई होप कि सब कुछ सही होगा, आशा पर ही दुनिया टिकी हुई है। चरणबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन किया जा रहा है, जैसा सरकार ने बताया है। सबसे पहले आपको क्या जानना है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब लागू किया गया था। दूसरा आपको जानना है 5+3+3+4 का इसमें मॉडल रखा गया है। तीसरा है कि इसमें क्रेडिट ट्रांसफ़र का रखा गया है, कोर्स आप बीच में छोड़ भी सकते हैं, फिर से आप वहीं से शुरू कर भी सकते हैं, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट्स इन सभी की संख्या कम हो जाएगी। चौथा जो है डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में भी परिवर्तन किया गया है। उसके पश्चात से विदेश की यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने और यहाँ पर शिक्षण पठन पाठन का काम करने के लिए भी अनुमति यूजीसी के द्वारा दिया गया है। एक और जो आपको याद रखना है कि बच्चों को बचपन से ही डेवलपमेंट, जो 6 तक के बच्चे होंगे उनको प्रायोगिक शिक्षा, जो गांधीवादी मॉडल है जिसमें है कि भाई बच्चों को आप केवल किताबी ज्ञान मत दीजिए बल्कि प्रायोगिक ज्ञान दीजिए, ऐसे ज्ञान जिसका वो काम कर सकें, जो उनके जीवन में काम आ सके, इस प्रकार की शिक्षा दीजिए। तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। 2040 तक 50% GER सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा करके 50% करना है। ऑटोनॉमी, कॉलेज और विश्वविद्यालय को स्वायत्तता देनी है। शोध और नवाचार, रिसर्च को बढ़ाना है। फंडिंग और बुनियादी ढांचा को मजबूत करना है। चुनौतियां आपको बता ही दिया पहले ही मैंने। भविष्य की राह भी अच्छी ही है, इसमें अच्छे से इसका अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी योजना है। मातृभाषा में बचपन की शिक्षा, फिर मातृभाषा प्लस कोई भी एक एजुकेशन के लिए भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार की, और हायर एजुकेशन में इंग्लिश को वरीयता देना, इस प्रकार का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना है अगला टॉपिक, जो आज का आखिरी टॉपिक होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, जो पहले 6,000 रुपये से बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दिया गया। जो रिटायर्ड पत्रकार हैं, पहले उनको अगर 6,000 पेंशन मिलता था, अब उनको 15,000 रुपये मिलेगा। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में आश्रित जीवन साथियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे, जो पहले 3,000 रुपये थे। इस योजना में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को सशक्त करना है, इसमें रखा गया है। पत्रकारों को सशक्त करने के लिए इस प्रकार की योजना चलाई गई है। किसको सशक्त करना है? पत्रकारों को सशक्त करने के लिए योजना चलाई गई है। पत्रकारों की पात्रता, संशोधित पेंशन बिहार सरकार के साथ पंजीकृत सभी पात्र सेवानिवृत्त पत्रकारों पर लागू होगी जो रजिस्टर्ड हैं। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव रखने के बाद सेवानिवृत्त होना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए 60 वर्ष की उम्र चाहिए और पत्रकार को सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आपको 15,000 रुपये का मासिक पेंशन, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती तो आपके आश्रित को 10,000 रुपये पर माह का मिलेगा। याद रखिएगा, क्या पता प्रीलिम एग्जाम ये पूछ ले आपसे। आज वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। एक और टॉपिक था जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, ONDC के बारे में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।